ओके। एक और स्टॉक जो आज थोड़ा दिक्कत में लग रहा है वो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, टाटा मोटर्स TMPV, जिसके विभाजन के बाद इसका नाम है। और इसमें जो नतीजे आए थे उसके बाद एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। आज मॉर्निंग सेशन में करीबन 6% नीचे था ये स्टॉक। थोड़ी बहुत रिकवरी तो हुई है पर लेकिन अभी भी डे लो के आसपास ही कामकाज करते हुए। और इसमें बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने कहा है कि दिक्कत अभी और बढ़ सकती है। JLR के गाइडेंस कट के बाद उनको लगता है कि उभरने में थोड़ा समय लग सकता है। तो क्या लगता है आपको गौरांग सर, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में अब इस समय क्या करना चाहिए? इज इट अ टाइम टू रियली बाय द डिप्स? बिकॉज ये वन ऑफ हो सकता है क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज भी आए थे JLR में, जिसके चलते हुए वहाँ पे शटडाउन हुआ था। आपको लगता है कि इस गिरावट में इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए? देखिए, साइबर अटैक जो हुआ था वो बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी JLR के जी। लिए। और JLR जैसे हमें सबको ज्ञान है गीतू जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान बैलेंस शीट पर, क्योंकि ये हाई एंड लग्जरी गाड़ियां हैं जो मार्जिन्स भी मुनाफे के अच्छे होते हैं और उनका योगदान भी शुद्ध मुनाफे पर अच्छी तरीके से आता है। जी। अब जिस मात्रा में वो साइबर अटैक हुआ था और जिस तरीके से उभरने का प्रयास हो रहा है, समय तो लगेगा गीतू जी ऐसे ही परिस्थिति में से उभरने के लिए। लेकिन एक एक चीज ये ध्यान में रखनी चाहिए, क्या ये परिस्थिति ऐसी है जहां पर से टाटा मोटर का PV शेयर जो विभाजन हुआ था वो उभर नहीं सकेगा? ये विचारधारा गलत है। लंबी अवधि का निवेशक बने रहे, ऊपरी स्तर पर किया है तो इस गिरावट का लाभ उठा करके आप नया निवेश भी कर सकते हैं या फिर जोड़ भी सकते हैं अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो। जी। विजयलक्ष्मी, दो स्टॉक्स हीरो मोटो, बजाज ऑटो, दोनों ही आज बजिंग स्टॉक्स है। हीरो मोटो 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे 4% का इजाफा देखने को मिल रहा है और बजाज ऑटो निफ्टी का टॉप गेनर आज करीबन 1.25% के मजबूती के साथ 9000 के स्तर के ऊपर। दोनों ही स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? देखिए, हीरो बजाज ऑटो में अभी भी फ्रेश बाइंग करना है तो कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं ऑटो सेक्टर की ही बात करूं तो वहां पर एक नए उच्च स्तर की, एक नए हाइस की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि ये आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रह सकता है अगले क्वार्टर का। सो मेरे हिसाब से अगर आप ओवरऑल सेक्टर में कोई ढूंढ रहे हैं तो ऑटो कुड बी वन, एनर्जी कुड बी वन, एंड ऑफ कोर्स इन दो सेक्टर्स पर, और जो पिछले हमने एक FMCG सेक्टर को लिया था वो तो है ही। तो ऑटो एक न्यू एडिशन है, तो ऑटो सेक्टर पर ध्यान बना के रखा जा सकता है। नाउ बजाज ऑटो अभी 9000 के पास में है। हियर आर रिस्क इज एक्सट्रीमली लो। हमारा जो रिस्क है छोटा है। यहाँ पर सिर्फ 8500 के स्टॉप लॉस के साथ आराम से, अगर मैं एक टारगेट, दो टारगेट से अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो पहला हमें यहाँ बहुत आसानी से 9280 का एक भाव आते हुए दिख सकता है। चाहे क्योंकि ये ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में भी है, तो लोग इसको इस तरह से भी हैंडल कर सकते हैं इफ दे आर वेल वर्स्ड विद डेरिवेटिव्स। तो 9280 का एक टारगेट और उसके बाद में सीधा 9450 का, ये दो टारगेट्स हम लोग शॉर्ट टर्म में इसमें देख सकते हैं। तो व्यू लॉन्ग है इसमें, डेरिवेटिव एंड कैश दोनों में एक तरीके से इसको ट्रेड किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक आपने गीतू जी बताया है हीरो मोटर कॉर्प। हीरो मोटर कॉर्प एक बार डिस्कस करने से पहले, इफ आई एम अलाउड, तो मैंने पिछली बार आइडिया फोर्ज डिस्कस किया था कि आइडिया फोर्ज में एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है। हमारी रिकमेंडेशन लगभग 470-75 के आसपास की थी और 510 एक पहला टारगेट मैंने दिया था, जो कि 3 या 4, मतलब यहाँ पर शायद एक हफ्ता हुआ है, लेकिन उसमें वो टारगेट हिट हो चुका है 510 रुपए का। सो नेट अगर हम देखें तो लगभग 8 से 10% का गेन है। बट आउटलुक ये है कि अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे थे तो आप बुक कर लीजिए, 8-10% कुछ दिनों में इनफ है। बट अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको और होल्ड करिए। आइडिया फोर्ज में भी और जगह है। आई एम कमिंग बैक टू द हीरो मोटर कॉर्प, जो कि वापस से ये ट्रेड का अपडेट देना कई बार जरूरी हो जाता है ताकि लोग अपना डिसीजन ले ले। वेल, हीरो मोटर कॉर्प अभी अपने फ्रेश, जो उसका ऑल टाइम हाई था, उसकी तरफ जा रहा है। अगर आप पहले से हैं बने रहिए, अगर आप फ्रेश बाइंग की कोशिश कर रहे हैं कर सकते हैं। एक्सपोजर थोड़ा सा लिमिट करिए। आज ये 5760-65 के आसपास में है। इफ यू आर बाइंग फ्रेश आप करिए, लेकिन एक्सपोजर लिमिट करके, स्टॉप लॉस क्योंकि डीपर है अभी, तो 5350 के पास में स्टॉप लॉस लगा करके हम यहाँ वेट कर सकते हैं आसानी से 6000 से लेकर के लगभग 6200 के भाव का। ये इसलिए क्योंकि ऑटो सेक्टर में लीडिंग स्टॉक्स जो हैं वो ये रहने वाले हैं। इनफैक्ट अगर आप प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं तो मदरसन सुमी एक स्टॉक है जो कि आज लगभग 48.50 रुपए के आसपास है। अगर आप उसको भी कंसिडर करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें भी एक अच्छी जगह बन रही है।
एक ऐसा सेक्टर गौरांग सर जो जिसने अंडर परफॉर्म किया था पिछले एक वर्ष में, अभी भी अंडर परफॉर्मेंस ही दिखा रहा है, निफ्टी रियल्टी। ये इंडेक्स एक दायरे में फंस चुका है, ज़्यादा मोमेंटम नहीं देख रहा। हालांकि आंकड़े जो अर्निंग्स आई हैं इन कंपनीज़ की, रियल एस्टेट कंपनीज़ की, उतनी बुरी भी नहीं है। तो रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर आपको लगता है कि जो उत्साह हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है, इट्स जस्ट टेकिंग अ पॉज, थोड़ा काम हो रहा है ये सेक्टर? गीतू जी देखिए, तिमाही नतीजे जो है वो किसी भी क्षेत्र के एक तिमाही या फिर 2 तिमाही के लिए निराश कर सकते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं इसके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, नीतियों को लेकर के, प्रतिस्पर्धा को लेकर के, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन क्या उस 1 या 2 तिमाही के नतीजे का आकलन कर करके आप अगर निर्णय लेते हैं कि मैं निवेश मेरा यहाँ से निकल जाऊं या बिकौली कर दूं, तो ये अनिवार्य रणनीति नहीं होगी। आप केवल एक ही चीज करेंगे, इधर से छलांग मार के उधर जाएंगे, उधर से छलांग मार के किधर और जाएंगे। इस प्रकार की रणनीति शेयर बाजार में कारगर साबित नहीं होती है लंबी अवधि के लिए। आज के तारीख में भी हमें ये क्षेत्र पसंद आता है। हालांकि ये भी कहना अनिवार्य होगा कि ये हाई बीटा है अभी भी जी। बहुत सारी नीतियां आई हैं, सक्षम नीतियां आई हैं इस क्षेत्र में अनुशासन लाने के लिए, लेकिन फिर भी हाई बीटा है। तो अगर आपके पास ये हाई बीटा जोखिम झेलने की क्षमता है तो निवेशित रहे। जो मात्रा में प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, आप दिल्ली से हैं, मैं बंबई से हूँ, मेरे ख्याल से विजय लक्ष्मी जी भी दिल्ली से, मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पर जिस प्रकार के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और बिक रहे हैं, तो आप उसका आकलन लगाइए ना, तो ये होगा, सकारात्मक असर आएगा। डीएलएफ है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, प्रेस्टीज एस्टेट्स है, शोभा है, ओबेरॉय रियल्टी है, ये सब कंपनियों पर बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। विजय लक्ष्मी, एफएमसीजी पे आप पॉजिटिव है। आप मैरिको को देखिएगा, यहाँ पे करीबन 3% का इजाफा है। टाटा कंज्यूमर 1.25% ऊपर है, गोदरेज कंज्यूमर भी आज करीबन 1% ऊपर है। इन सभी स्टॉक्स में क्या करना है? उतना मोमेंटम तो नहीं है, दे आर वेरी स्लो मूवर्स एक्चुअली। तो एफएमसीजी स्पेस में जी, एफएमसीजी इस तक, आई मीन आईटी, एफएमसीजी, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी चले नहीं है उतने। तो जहां पर चाल नहीं हुई वहां पर ज्यादा जगह है अगर कुछ गलत नहीं आ रहा है तो इसीलिए ये 2 सेक्टर्स ऐसे हैं। मतलब जैसे 5 अभी मैंने आज ऑटो सेक्टर को ऐड किया है सिर्फ, बाकी तो 4 पुराने 2 सेक्टर्स, उसमें से 2 ये थे। मेरे हिसाब से इसमें अभी भी बने रहने की सलाह है। मारी को मुझे याद आ गया अभी आपसे बात करते समय, पिछली बार हमने इसमें बाइंग रेकमेंड की थी आपके पास ही, लेकिन मेरे पास टारगेट नोटेड नहीं है कि कितना था। तो मेरे ख्याल से 750-65 के आसपास ही होगा, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर इट। बट व्हाट नेक्स्ट, आज ये लगभग 2-3% अप है। तो अभी भी क्या इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है? इन माय ओपिनियन यस, बिकॉज हियर अगेन ये स्लो मूविंग स्टॉक होते हैं, इनका पेस आप डिफेंस वाले स्टॉक से कंपेयर नहीं कर सकते। इनका आप आईटी वाले स्टॉक जैसा लार्ज कैप होते हैं ना, सिमिलरली दे वर्क लाइक दैट। तो अभी अगर आप इसको बाय कर रहे हो, यहाँ से और एक टारगेट है 775, 840, ये भाव और आ सकते हैं। तो अगर आपको फ्रेश बाय करना है, कंसीडर करिए। स्टॉप लॉस है 720 का। तो मेरे हिसाब से हमारी को स्टिल येट टू हिट फ्रेश हाइज, मतलब और नए रेट्स, नए प्राइस इसमें आ सकते हैं। गौरांग सर, ग्रो के मैंने डाबर ओके प्लीज कंटिन्यू। हमने डाबर पिछली बार डिस्कस किया था 480 के आसपास से, एंड 540 का भाव उसमें अभी हिट नहीं हुआ है। तो मैरिको और डाबर दोनों में से अगर किसी एक को पिक करना है करंट प्राइस पोजीशनिंग के हिसाब से, दैट इज डाबर। गौरांग सर, ग्रो के स्टॉक को देखिएगा, इसको तो पंख ही लगे। लिस्टिंग के बाद से ही ये स्टॉक जो है करीबन 50% ऊपर आ चुका है। अभी इंट्राडे हाई पे 13% ऊपर है, 168 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है इस समय। कैपिटल मार्केट थीम तो अच्छा करेगी ही करेगी, लेकिन ग्रो को देख के आपको क्या लगता है? ऑन अ लाइटर नोट, इसका दूसरा नाम है बिलियन ब्रेन्स। यस मैं बोलने वाली थी। और हम और आप जानते हैं ग्रो के नाम पे जी, बहुत ही अद्भुत नाम है दोनों ही, गीतू जी। विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन देखिए, मैंने पहले भी एक टिप्पणी करी थी कि अगर आपका अनुमान ये है कि आप को लगता है कि भारत के शेयर बाजार, ठीक है, 2025 का साल अभी तक जो हमने रिटर्न देखा है वो करीबन 6%, 6.5% का आसपास, सूचकांक की मैं बात कर रहा हूँ कि जी सेंसेक्स और निफ्टी की जी, क्षेत्र के आधार पर, कंपनी के आधार पर आपको ज्यादा रिटर्न मिला है। लेकिन अनुमान है, अगर आप इतिहास देखें तो 12 से
15 या 15 से 18 के बीच में रिटर्न सालाना, अगर आप पिछले 15-20 साल का इतिहास निकाल के देख ले तो मिल जाता है आराम से। तो यही अनुमान लगा करके आगे चलते हैं तो मेरे ख्याल से शेयर बाजार से जो जुड़ी हुई कंपनियां सक्षम और मजबूत, वो भी अच्छा कामकाज करेगी, फिर वो चाहे प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो या फिर इंटरमीडिएटरीज हो। इसका मार्केट कैप हैज क्रॉस्ड 1 लाख करोड़ एंड इट इज, ये भी तो दर्शाता है गौरांग कि अगर आप अपने आईपीओ को अच्छे से प्राइस करें, कुछ टेबल पे छोड़े रिटेल इन्वेस्टर के लिए, तो यू आर रियली गोइंग टू बी सक्सेसफुल, राइट? हाँ, अगर मैं तुलना करूं ग्रो की और लेंसकार्ट की, तो आप वास्तविकता हमारे सबके सामने है। 20 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था लेंसकार्ट, क्या हुआ लिस्टिंग के दिन और लिस्टिंग के पश्चात, जहां पर ग्रो मेरे ख्याल से 100 रुपए के आसपास ऊपरी स्तर पर आईपीओ का भाव लोगों को दिया था, शायद, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो वैल्यूएशन मूल्यांक हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं गीतू, खास करके लंबी अवधि के लिए। अगर आपको वास्तविकता में शेयर धारकों को रिवॉर्ड करना है, तो आपको अपने जो आईपीओ है, मूल्यांकन जो है, उसको बहुत ही कम दाम में या फिर अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आकर्षित मूल्यांकन में लाना पड़ेगा, और ये अनिवार्य भी है। बिल्कुल सही। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, इनमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमने देखा, नतीजे भी ठीक ठाक ही रहे थे, अच्छे रहे थे इनफैक्ट, और ये स्टॉक्स जो है अपने लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं। आज बीपीसीएल फिर अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे कामकाज करते हुए। विजयलक्ष्मी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, इनमें से कुछ खरीदना हो तो क्या सलाह देंगे आप? अभी तो सभी महंगे हो गए हैं, अगर नजरिया सिर्फ कुछ हफ्तों का, कुछ महीने का है तो ये इसलिए अंडरस्कोर करना जरूरी है, क्योंकि लेने के तुरंत बाद अगर हम इम्पेशंस हो जाएंगे, हाई ये तो अब तो नहीं चल रहा, अब क्या करें, तो वो तो नहीं चल पाएगा। बिकॉज दैट नीड्स टू बी क्लैरिफाई हियर कि पिछले सितंबर से लेकर के अभी तक, अगर मैं आईओसी की बात करूं, 35% का गेन है, और ये सारे स्टॉक्स हमारी रिकमेंडेशन के पार्ट रहे हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर में। और अगर मैं बीपीसीएल की बात करूं तो 25% का गेन है। तो आप ये समझ जरूर लीजिए कि अगर आप आज एंट्री बना रहे हैं, सो यू हैव ऑलरेडी मिस्ड वन इंपल्सिव मूव इन मार्केट। तो या तो अभी चुपचाप से बैठ के हमको एक अच्छे भाव का वेट करना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि कर नहीं पाएंगे लोग, और एज अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी। आपने जो भी इन स्टॉक्स के लिए, पीएसयू थीम के लिए डिसाइड किया था, अच्छे स्टॉक्स, क्योंकि ये स्टॉक, इनकी जो ऑर्डर बुक है वो अच्छी है, और साथ में फिलहाल के इन स्टॉक्स में जो वैल्यूएशन का गौरांग सर जो अभी बता रहे थे कि वैल्यूएशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, और उसको कंपैरिजन अमूमन हम लोग फाइनेंशियल कैसे है, प्रॉफिट कितना है, और करंटली वो सेक्टर से कितना सस्ता, कितना महंगा है, ये 2-3 मेजर चीजों पर ऊपर से देख लेते हैं। तो इसके हिसाब से भी ये स्टॉक जो है आज की डेट में एक अट्रैक्टिव पॉइंट बन रहे हैं, जिसमें कि एक्सपेक्टेशन ये भी है कि जो अपकमिंग बजट आएगा, तो ये चीज आपको, ये मुझे इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि अगर आप आज खरीद रहे हैं तो आपको एवरेजिंग करनी पड़ सकती है। ओके, सो इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, तो आप इनमें आज भी थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाइए, क्योंकि ऑफ साइट हो गए तो आप फिर से ये मोमेंटम मिस कर देंगे। अगर ये आपके पोर्टफोलियो में रहे तो आपको ध्यान रहेगा कि इसमें प्राइस अलर्ट होंगे, आप एवरेज कर पाएंगे। सो आईओसी टू बी स्पेसिफिक 173 पर है, 17 मेरे तो टारगेट्स लेवल थे खैर ये, लेकिन फिर भी अगर आप आज खरीदने का प्लान कर रहे हैं, देन प्लीज हैव अ क्लैरिटी कि आपको 160, 160 के आसपास इसमें वापस से थोड़ा एड ऑन करना पड़ सकता है। नाउ यहाँ से क्या टारगेट्स बनते हैं, अगर हम 3 क्वार्टर्स की बात करें, इट्स अ इन्वेस्टिंग थीम। 3 क्वार्टर्स की अगर आप बात करेंगे तो कम से कम 190 का भाव तो आईओसी में आपको और आते हुए दिखेगा। सो दिस वी कैन एक्सपेक्ट इन दिस। एंड टू बी स्पेसिफिक, बीपीसीएल में अभी आज के डेट में फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए, थोड़ा डिप का ही वेट करिए। 360 के आसपास आए, अभी 377 के आसपास है, 360-65 के आसपास आए तो फिर आप फ्रेश बाइंग फिर से खरीद कर सकते हैं, जिसमें कि टारगेट है 395 ऑनवर्ड्स। तो थोड़ा सा रुक के चलेंगे तो शायद अच्छा भाव मिल जाएगा। स्टॉक्स अभी चलना शुरू हुए हैं, लेकिन आप अपनी बाइंग को थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करिए। गौरांग सर, कोई नया एडिशन आपकी स्टॉक लिस्ट में? बोरोसिल रिन्यूएबल्स, ये एक मझौली कंपनी है गीतू, जहां पर हमने खरीदारी की राय हमारी रिसर्च टीम ने लंबी अवधि के लिए दी है।